ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं इन कंटिन्यूशन मस्कुलर सिस्टम। सो दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ मस्कुलर सिस्टम। हमने फर्स्ट पार्ट में मसल्स के नेम्स, मसल्स की लोकेशंस, ये सब कुछ किया था। देन देयर वाज अ स्मॉल सेकंड पार्ट ऑल्सो। और आज जो थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ये थर्ड पार्ट इज़ रिगार्डिंग मसल फंक्शंस। मसल के फंक्शन क्या है, कि मसल क्या है, किस तरीके से फंक्शन करता है और क्या क्या फंक्शन करता है। सबसे पहला एक जनरल, एक नॉर्मल लैंग्वेज में अगर बात करें, मसल का काम क्या है, व्हाट इज़ द वर्किंग, काम क्या है मसल का। मसल का मेजर काम क्या है कि आपकी बोन्स को सपोर्ट करना, चाहे वो चलना फिरना है, चाहे कोई वेट उठाना है, ठीक है। तो एनर्जी प्रोड्यूस करना, वो एनर्जी प्रोड्यूस करके किसी भी काम को करना, ठीक है। तो मसल किस तरीके से काम को करता है, सिंपली अगर आप डायग्राम देखो, आपका पेज नंबर 37 पे एक डायग्राम है जहाँ पे वो डंबल कर्ल कर रहे हैं, है ना। इस डायग्राम के अंदर दिस डंबल कर्ल का एक बनाया हुआ है। और जनरली वैसे भी जैसे एक एग्जांपल अगर आप देखो, जब आपका हाथ स्ट्रेट है, जब आपका हाथ सीधा होता है, आपका मसल एक रिलैक्स्ड पोजीशन में होता है ना, एक रिलैक्स्ड पोजीशन में होता है। जब आपको कोई चीज़ उठानी है, वेट उठाना है, तो आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो किसी भी मसल के साथ यही सेम वर्किंग फंडा है उसका, कि जब किसी मसल को काम करना है, कुछ फोर्स लगानी है, कोई चीज़ उठानी है, तो वो मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। मसल आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा जिससे कि वो चीज़ उठेगी। जब आप रिलैक्स करना चाहते हो, कोई चीज़ रखना चाहते हो, तो रिलैक्स एक अपनी पोजीशन में आता है, ठीक है। इन सब पोजीशंस को, इन सब कॉन्ट्रैक्शंस को कुछ नाम दिए गए हैं। इनके क्या नाम है वो हम पढ़ेंगे। टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आप समझ गए, कॉन्ट्रैक्ट होना, है ना, कॉन्ट्रैक्ट होना जिससे कि कोई काम कर सकेगा, कोई काम हो सके, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन कितने तरीके की होती है? सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शंस। कौन कौन सी हैं? द 3 टाइप्स: आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन, आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन एंड आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शन। ये 3 तरह की कॉन्ट्रैक्शंस है। और ये क्या होती है, लेट अस स्टडी दैट। सबसे पहले बात करते हैं आइसोटोनिक। आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन क्या होती है और इसमें कैसे मसल काम करता है। तो आइसोटोनिक के अंदर उन कॉन्ट्रैक्शंस को आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शंस बोलते हैं जिसमें आपके मसल का साइज, लेंथ चेंज हो। जैसे फॉर एग्जांपल, आप डंबल कर्ल करते हो, डंबल कर्ल में मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और वापस जाते टाइम रिलैक्स हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है या रिलैक्स हो रहा है। तो साइज चेंज हो रहा है ना मसल का। मसल का साइज चेंज होता है। जब आप ऊपर लाते हो हाथ तो मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। जब आप सीधा करते हो हाथ तो रिलैक्स होता है। तो कोई भी ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जिसके अंदर मसल का साइज चेंज हो, उसको बोलते हैं आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट, जब वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जब वो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, छोटा हो रहा है, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक। सो एवरी टाइम व्हेन यू लिफ्ट अ मसल, लिफ्ट अ डंबल, आपका मसल छोटा हो रहा है, दिस इज कॉन्सेंट्रिक। जब आप वापस जाते हो, दिस इज ईसेंट्रिक। जब मसल लंबा होता है, दैट इज कॉल्ड ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। लेट्स टॉक अबाउट, एक एग्जांपल लेते हैं। व्हेन यू आर डूइंग अ बेंच प्रेस, जब आप बेंच प्रेस करते हो तो कौन से मोशन में कॉन्सेंट्रिक है? व्हेन यू प्रेस, जब आप बेंच को प्रेस करते हो, ऊपर लेके जाते हो, तो आपका चेस्ट का मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। और जब आप वापिस फेस में आते हो, उस टाइम पे स्ट्रेच हो रहा है, दैट इज ईसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन। क्लियर है? हर एक मसल के साथ सेम फंडा है, हर एक मसल के साथ सेम फंडा है। तो अब मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूंगा, हैंड रेस करना, ठीक है। जिसको आंसर देना है हैंड रेस करेंगे। एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूं। जब हम स्क्वाट करते हैं, व्हेन वी आर डूइंग अ स्क्वाट,
ठीक है, स्क्वाट के टाइम पे जब आप स्क्वाट को होल्ड करते हो उस टाइम पे आपका जो थाई मसल है, क्वाड्रिसेप मसल, इस पे कौन सी कॉन्ट्रैक्शन होती है? कॉन्सेंट्रिक या इसेंट्रिक? हैंड रेस करके बताइएगा। वेरी गुड, ओके रवि। अतुल? शाबाश, वेरी गुड। सब गलत है। सो सब म्यूट कर लो। मैं आपको बताता हूँ। सो बेसिकली जब आप स्क्वाट पोजीशन में जाते हो, आपका जो थाई का मसल है वो लंबा होता है, वो छोटा नहीं होता, लंबा होता है। करके देख लो। अभी आप अभी खड़े होते हो, जस्ट स्टैंड अप, आप जब बिल्कुल सीधे खड़े होते हो उस टाइम पे आपका थाई का मसल थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन में होता है। जैसे आप बैठते हो आपका थाई का मसल लंबा होता है, स्ट्रेच होता है। करके देख लो, एग्जाम्पल करके देख लो। व्हेन यू गो इन अ स्क्वाट पोजीशन, आपका थाई का मसल क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेच होता है, लंबा होता है। जब आप खड़े होते हो स्टैंडिंग पोजीशन में, तब वो छोटा होता है। तो स्टैंडिंग पोजीशन में कॉन्सेंट्रिक होता है, सिटिंग पोजीशन में इसेंट्रिक होता है। सो गाइस, मेरे को पता था सब लोग एक ही सो इसके लिए ना यू हैव टू एनालाइज द एक्सरसाइज। करके देखो, ठीक है। फील दैट मसल, उस मसल पे हाथ लगा के उस मसल को देख के फील करो कि क्या हो रहा है, ठीक है। ये ऐसा क्यों है, इसके पीछे एक लॉजिक देखो। जब हम अपने हैंड की बात कर रहे हैं ना, हमारा ये मसल जो बाइसेप है वो उस तरफ है जिस तरफ ये बेंड हो रहा है, जिस तरफ ये बेंड हो रहा है। और आपका थाई का मसल उस तरफ है, ऑपोजिट साइड है। आपकी नी पीछे बेंड होती है ना और थाई ऊपर है, तो ऑपोजिट साइड है। तो जब मैं इसको बेंड कर रहा हूं, मेरा बाइसेप, हमारा बाइसेप तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट ट्राइसेप क्या हो रहा है? इसेंट्रिक। ट्राइसेप तो इसेंट्रिक फेज में जा रहा है ना, ट्राइसेप लंबा हो रहा है। जब भी आप इसको बेंड करोगे आपका ट्राइसेप लंबा होता है, जब आप सीधा करोगे तो ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑपोजिट साइड में है ना, ठीक है ना। एक सिंपल एग्जांपल है, आप ट्राइसेप के लिए पुली पुश डाउन करते हो। जब आप पुश डाउन करते हो पुली को, व्हेन यू पुश डाउन द पुली, तो आपका कॉन्सेंट्रिक, आपका ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब पुली ऊपर आती है तो ट्राइसेप लंबा होता है। क्यों? क्योंकि ये हमारे किस तरफ है, हमारा बाइसेप इस तरफ है, अंदर वाली साइड है। और जब हम थाई की बात कर रहे हैं तो थाई उल्टा चल रहा है, क्योंकि नी पीछे की तरफ जाता है ना और थाई आगे की तरफ है। तो इसलिए थाई, जब आप बैठते हो, थाई इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन के फेज में जाती है। सो इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, थोड़ा सा यू हैव टू बी मोर केयरफुल नेक्स्ट टाइम, ठीक है। सब लोग कॉन्सेंट्रिक 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 नहीं। सो गाइज, कॉन्सेंट्रिक जहाँ पे मसल शॉर्ट हो रहा है, इसेंट्रिक जहाँ पे मसल लेंथनिंग, थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, लंबा हो रहा है। डन? क्लियर है? आई होप एग्जाम्पल्स के साथ आपको ये थोड़ा क्लियर हो गया होगा। ओके, नेक्स्ट सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इज आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस आर दोज कॉन्ट्रैक्शंस जहां पर मसल का साइज चेंज नहीं होता, बट मसल में पूरी फोर्स लग रही है। मसल अपनी तरफ से फोर्स लगा रहा है, बट मसल का साइज चेंज नहीं हो रहा। और आप ये भी एक्सरसाइज करते हो, आप सब ये एक्सरसाइज करते हो जिम के अंदर। एनी एग्जांपल्स? कैन आई हैव एनी एग्जांपल? सॉरी, एब्स का क्या मतलब हुआ? एक्सरसाइज का नाम बताओ। एब्स तो बॉडी पार्ट है। सॉरी अतुल, आप क्या बोल रहे थे? आई वाज नॉट क्लियर। नहीं, क्रंचेस भी नहीं है, सॉरी। इससे पहले क्या बोला? एब्स बोला था आपने? प्लैंक्स। यस, एक्चुअली प्लैंक्स। एनी एक्सरसाइज जिसमें आप होल्ड करते हो, होल्डिंग पोजीशंस, इवन स्क्वाट, जब आप स्क्वाट को होल्ड करते हो, व्हेन यू होल्ड अ स्क्वाट, आपका जो मसल है, आपके मसल पे पूरा फोर्स जनरेट हो रहा होता है ना, मसल पूरा फोर्स लगा रहा होता है। जब आप होल्ड वाले पोजीशन में बैठते हो, स्क्वाट पोजीशन में बैठ के होल्ड करते हो, तो आपकी थाई मसल पूरा फोर्स लगा रही है, बट थाई का मसल का साइज चेंज नहीं हो रहा। व्हेन यू परफॉर्म अ प्लैंक, जब आप एक प्लैंक परफॉर्म करते हो,
दैट टाइम आपका पूरा कोर में से स्ट्रेंथ लग रही है, बट कोई भी मसल का साइज चेंज नहीं हो रहा। एक और एग्जांपल देता हूँ, वॉल को पुश करना। आप वॉल को जब पुश करोगे, वॉल तो कहीं नहीं जा रही, आप पुश कर रहे हो, आपके हाथ में से पूरा पावर फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, बट मसल का साइज चेंज नहीं होता। मसल का साइज वही रहेगा, बट पूरा फोर्स लग रहा होता है। तो एनी एक्सरसाइजेस जिसके अंदर होल्ड, पोजीशन को होल्ड करना है, ठीक है, उनको हम बोलते हैं आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शंस, जहां पे मसल का साइज चेंज नहीं हो, बट मसल में फोर्स एक्सर्ट हो रही है, मसल फोर्स लगा रहा है। डन, दैट इज आइसोमेट्रिक। नेक्स्ट इज आइसोकाइनेटिक। आइसोकाइनेटिक कॉन्ट्रैक्शंस, ये कॉन्ट्रैक्शंस क्या करती हैं? ये ऐसी कॉन्ट्रैक्शंस है जो वाइब्रेट, मसल को वाइब्रेट करके एक्टिव करती हैं, एक्टिवेट करती हैं वाइब्रेशन मोड में। सो मोस्टली ऐसी आपने एक्सरसाइज देखी होंगी पहले ना, जिम्स के अंदर एक मशीन आती थी वाइब्रेटर सी, और एक उसके ऊपर पट्टा लगा होता था कि अपनी कमर में या थाई पे, अपना हिप पे उसको पट्टे को रख के एंड यू स्टार्ट द मशीन, वो वाइब्रेट करता है पट्टा। एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो वाइब्रेशंस के साथ मसल्स को एक्टिवेट कर रहा है, एक आर्टिफिशियल एक्टिवेशन दे रहे हैं हम मसल को। आपने बहुत ऐड देखी होगी नापतोल। सो जो एब्स बनाने वाली मशीन है, वो एक मशीन से आती है कि अपनी ऐप पेट पे बांध लो और उसको स्टार्ट ऑन कर दो तो वाइब्रेशन करती रहती है और आपके एब्स बन जाते हैं। बट ऐसा होता नहीं है एक्चुअली। एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है कि विद वाइब्रेशंस मसल थोड़ा स्टिमुलेट होना शुरू हो जाता है, स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि आप सिर्फ बैठे हो, वाइब्रेशन हो रही है बॉडी में और मसल स्टिमुलेट हो रहे हैं। सो दीज कॉन्ट्रैक्शंस, ये कॉन्ट्रैक्शंस कौन सी है? स्टिमुलेशन वाली, मसल को स्टिमुलेट करती है एक तरह से। इनको बोलते हैं आइसोकाइनेटिक, जो मेनली जो हाइड्रोलिक्स की वजह से, मशीन्स की वजह से वाइब्रेशंस बॉडी को दी जाती है, मसल को दी जाती है। क्लियर है? तो डू यू थिंक कि वाइब्रेशंस के साथ आप उतना अच्छा ऐप बना पाओगे? नहीं बनेगा। इवन थाई पे वो बांध देते हैं और थाई थोड़ी देर बाद दिखा दे, किसी मोटे बंदे की थाई पे बांध देंगे और एड में 5 मिनट बाद किसी बॉडी बिल्डर की थाई दिखा देते हैं, है ना, जस्ट टू अट्रैक्ट पीपल। बट ऐसा होता नहीं है। ये वाइब्रेशन एक्सरसाइजेस किसके साथ करनी है? दीज आर वेरी पर्टिकुलर पीपल। जैसे किसी को कोई इंजरी है एंड ही कैनॉट मूव दैट बॉडी पार्ट, बट उसको मसल को स्टिमुलेट रखना है, समझ रहे हो? फॉर एग्जाम्पल, किसी के नी में बहुत ज़्यादा इंजरी है, नी को वो ज़्यादा मूव नहीं कर सकता और मसल वीक हो रहा है, तो थाई में वो वाइब्रेटर बांध दिया जिससे कि हल्की हल्की वाइब्रेशन देने से मसल स्टिमुलेट करे। सो दीज आर सम टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस जो ज़्यादातर ना फिजियोथेरेपिस्ट यूज़ करते हैं। फिजियोथेरेपिस्ट के पास वही लोग जाते हैं ना जिनको कोई इंजरी, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे ये बहुत ही बेसिक लेवल की स्टिमुलेशन देता है मसल को। और हम लोग जो जिम में करते हैं बहुत हाई लेवल स्टिमुलेशन होती है, बहुत हाई लेवल वर्कआउट होता है। तो ये 3 तरह के कॉन्ट्रैक्शंस, फर्स्ट इज आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक सेकेंड, एंड थर्ड इज आइसोकाइनेटिक। तो ये तीनों तरह की कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्ट्रैक्शंस मसल के साथ करते हैं। डन? ऑल क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। नेक्स्ट आते हैं जी, उसी के नीचे एक टॉपिक है द रोल ऑफ इंडिविजुअल मसल। अब जैसे मैं आपसे बात कर रहा था कि जब आप बाइसेप्स की बात करते हो, व्हेन यू आर परफॉर्मिंग अ बाइसेप कर्ल, आपका बाइसेप तो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, बट ट्राइसेप क्या हो रहा है? स्ट्रेच। ट्राइसेप स्ट्रेच हो रहा है। जब आप बाइसेप को रिलैक्स करते हो, स्ट्रेच करते हो, उस टाइम पे ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट होता है। ऐसे ही हमारी बॉडी में जितने भी मसल्स हैं आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। कोई ऑपोजिट सपोर्ट दे रहा होता है ऑपोजिट मूवमेंट में, कोई सेम मूवमेंट में सपोर्ट दे रहा होता है ना। तो देयर आर मेनी मसल्स जो साइमल्टेनियसली मिलकर एक साथ काम कर रहे होते हैं। तो ये मसल्स को, इन मूवमेंट्स को, इन मसल्स को या इनके काम को ना एक नाम दिया गया है। तो लेट अस स्टडी दैट। ये 4 तरीके के मसल सपोर्ट मिलती है, 4 तरीके से सपोर्ट मिलती है मसल को। सबसे पहले किसी भी काम को करने के लिए जो आपका मेन प्राइम मूवर मसल, तो सबसे पहले कौन सा मसल होता है? प्राइम मूवर, ठीक है। प्राइम मूवर उसको बोला जाता है जिसका मेन काम है। जैसे बाइसेप कर्ल में मेन काम किसका है? बाइसेप्स का। तो बाइसेप्स हो गए प्राइम मूवर, ठीक है। मैं बाइसेप का एग्जांपल लेके चल रहे हैं।
बाइसेप कर्ल में आपका प्राइम मसल कौन सा है, मेन मसल जिस पे इफेक्ट होगा, दैट इज बाइसेप्स, तो उसको बोलेंगे प्राइम मूवर। सेकंड मसल एगोनिस्ट, सेकंड मसल है एगोनिस्ट। एगोनिस्ट वो मसल्स होते हैं जो इस मूवमेंट को करने में सपोर्ट कर रहे हैं, जो बाइसेप कर्ल की मूवमेंट को करने में सपोर्ट कर रहे हैं, बाइसेप के साथ साथ सपोर्ट करते हैं। कौन सा मसल है जो सपोर्ट करता है आपकी बाइसेप कर्ल को? कौन सा मूवमेंट कौन सा मसल सपोर्ट कर रहा है? फोर आर्म्स, वेरी गुड, फोर आर्म सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज फोर आर्म बड़ा टाइटली उसको होल्ड करता है और फोर आर्म की वजह से एक सपोर्ट मिलती है। कहीं ना कहीं आपके शोल्डर भी, आप देखोगे जब आप ऊपर ला रहे होते हो ना, तो शोल्डर भी उसको सपोर्ट दे रहा होता है, शोल्डर मसल आपका डेल्टॉइड मसल भी उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट दे रहा होता है। व्हेन यू आर डूइंग अ हैवी वेट तो शोल्डर मसल मूव करता है। तो वो मसल्स जो आपकी इस मूवमेंट को, मेन जो मसल के साथ मूवमेंट अटैच्ड है, उस मूवमेंट को करने में सपोर्ट देते हैं, दे आर कॉल्ड एगोनिस्ट। ठीक है, सपोर्टिंग मसल्स। नेक्स्ट इज एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट होते हैं जो आपके मेन, जो इस मूवमेंट में, जो सब मूवमेंट करने के बाद की जो रिलैक्सेशन, ऑपोजिट मूवमेंट है, उसमें हेल्प करते हैं। जैसे बाइसेप को रिलैक्स करने में ट्राइसेप हेल्प करता है, ठीक है, ऑपोजिट, जो बेसिकली आपके इस मसल के ऑपोजिट चलते हैं। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है वो रिलैक्स होता है, जब ये रिलैक्स होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। एंटागोनिस्ट, इनको बोलते हैं एंटागोनिस्ट। जैसे जब आप थाई करते हो, जब आप थाई को पुश कर रहे हो, उस टाइम पे तो आपकी क्वाड्रिसेप काम कर रही है, ठीक है, क्वाड्रिसेप उसको काम करते हैं पुश करने में, लेग प्रेस को। जब लेग प्रेस का वापस वाला जो मोशन आता है ना, उसको कौन कंट्रोल कर रहा होता है? हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग उसको कंट्रोल कर रहा होता है वापस आने के मोशन को। जब आप चेस्ट पुश कर रहे हो, बेंच प्रेस में पुश कर रहे हो, तो आपका जो सपोर्टिंग मसल्स के ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, बट आपकी बैक क्या हो रही है? बैक लंबी हो रही है, बैक स्ट्रेच हो रही है। और जब आप वापस आ रहे होते हो तो बैक कॉन्ट्रैक्ट होती है और चेस्ट स्ट्रेच होती है। सो ऑल दीज मसल्स जो आपके ऑपोजिट मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे होते हैं, एंटागोनिस्ट, दे आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट मसल्स। इसीलिए हमें ना हर एक मसल के ऊपर वर्कआउट अच्छा क्यों करना पड़ता है कि आपके सपोर्टिंग मसल भी अगर स्ट्रांग होंगे तभी आप ज़्यादा हैवी वेट उठा पाओगे। अगर इसके सपोर्टिंग मसल्स, आपका फोर आर्म वीक है तो फोर आर्म जल्दी भर जाएगा, आपका मसल भरेगा नहीं, बाइसेप नहीं भरेगा, बट फोर आर्म भर जाएगा। इसलिए हमें अपने सपोर्टिंग मसल्स और जो एंटागोनिस्ट, जो ऑपोजिट काम करते हैं, उनको भी उतना ही स्ट्रांग करना पड़ेगा। पहले आप देखते होंगे क्रिकेट में ना बहुत ज़्यादा हैमस्ट्रिंग इंजरीज होती थी प्लेयर्स को, स्पेशली इंडियन प्लेयर्स को ना हैमस्ट्रिंग इंजरी ज़्यादा होती है। क्यों? थाई पे तो सबने काम किया है, लेकिन हैमस्ट्रिंग पे काम नहीं करते थे। तो थाई में कोई इंजरी नहीं आती थी, बट कुछ थोड़ी देर लंबा खेलने के बाद उनकी हैमस्ट्रिंग इंजरी हो जाती थी, क्योंकि हैमस्ट्रिंग है एंटागोनिस्ट, और एंटागोनिस्ट पे वर्कआउट नहीं करते थे लोग। आज की डेट में जैसे जैसे ये चीज़ें पता लग रही हैं, दे आर परफॉर्मिंग बेटर एंटागोनिस्ट एक्सरसाइजेस, जिसकी वजह से उनको दिक्कत नहीं आती। दे आर कॉल्ड एंटागोनिस्ट। एंड साइनर्जिस्ट, लास्ट इज साइनर्जिस्ट। साइनर्जिस्ट मसल्स वो होते हैं जो बेसिकली स्टेबिलिटी देते हैं, स्टेबिलिटी, कि आप स्टेबल होकर काम करो। मेनली ये मसल्स कौन से हैं? दीज आर योर कोर स्ट्रेंथ, कोर मसल्स, जो आपको स्टेबिलिटी दे देंगे। ठीक है, जैसे इवन बाइसेप करना है, बाइसेप करने के लिए भी तो आपको स्टेबिलिटी चाहिए ना, कि आप आगे ना गिर जाओ, पीछे ना चले जाओ, तो अपने आप को स्टेबल करते हो। बहुत सारे मसल्स थोड़े टाइट होते हैं, आपका कोर टाइट होता है, अपने लेग्स को, अपर बॉडी को थोड़ा टाइट रख के चलते हैं। तो ऑल दोज मसल्स जो आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग दैट एक्सरसाइज, दे आर कॉल्ड साइनर्जिस्ट्स। तो आप एक देखो, एक एक्सरसाइज करने के लिए कितने सारे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, है ना? सिर्फ एक मसल इन्वॉल्व नहीं होता, देयर आर मेनी मसल्स विच आर इन्वॉल्व। तो ये उन मसल्स को, इसीलिए हम जब फुल बॉडी वर्कआउट करते हैं तो हमारे बाकी के मसल्स भी उतने स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आपको बाइसेप का साइज बहुत अच्छा चाहिए तो यू हैव टू ट्रेन योर ट्राइसेप ऑल्सो, आपको ट्राइसेप भी उतना अच्छा करना पड़ेगा, नहीं तो बाइसेप एक लेवल के बाद नहीं बढ़ेगा। क्लियर है? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ द मसल। हमारा मसल का स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से इसकी बनावट कैसी है? सो गाइज, आप देख रहे हो पेज नंबर 39 पे देयर इज अ मसल, एक मसल का डायग्राम बना हुआ है, मसल बेली का।
तो किस तरह से मसल बेली होती है, तो सबसे पहले बात करते हैं आपका जो मसल है उसका जो सबसे बेसिक या सबसे छोटा फाइबर या सेल की बात करें कौन सा होता है, इट इज़ कॉल्ड, हमारा मसल 2 फाइबर्स, उसके जो सबसे बेसिक फाइबर्स होते हैं उनका नाम है एक्टिन एंड मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन जो फाइबर्स हैं इनसे मिलकर पूरा मसल बनता है। एक्टिन क्या होता है, एक्टिन थोड़ा पतला फाइबर होता है, बारीक होता है, और मायोसिन थोड़ा सा मोटा होता है, एक्टिन से मोटा होता है। तो बहुत सारे एक्टिन और मायोसिन के बंच, एक गुच्छे बनते हैं, उन गुच्छों को फिर ऊपर एक लेयर आती है, एक कवरिंग लेयर होती है। ऐसी बहुत सारे फिर गुच्छे होते हैं जिसमें एक्टिन मायोसिन है, उनके बहुत सारे गुच्छे मिल के फिर एक गुच्छा बनता है। ऐसे उसके बहुत सारे गुच्छे मिलके एक मसल बेली बनाते हैं। जस्ट वॉच द डायग्राम। सबसे पहले एक्टिन मायोसिन का बहुत सारे एक्टिन मायोसिन है, ठीक है, उसका एक बंडल है, उस बंडल के साथ एक्टिन मायोसिन के बहुत सारे बंडल्स हैं, उसका एक बंडल हो गया। अगेन उस बंडल के बहुत सारे बंडल्स हैं जिसका एक बंडल बन जाता है। देख रहे हो? तो बहुत सारे एक्टिन मायोसिन बंडल्स के अंदर उसमें मसल के अंदर होते हैं। इसका पर्पस क्या है, इतने सारे बंडल्स क्यों होते हैं? जस्ट इन केस आपके मसल में कोई इंजरी होती है ना, तो जिस बंडल से में से या जिस जगह पे इंजरी हुई है, सिर्फ वो वाले एक्टिन मायोसिन काम नहीं कर पाएंगे, बट बाकी के एक्टिन मायोसिन काम करते रहेंगे, बाकी का पूरा बंडल काम करता रहेगा। तो जब आप क्या करते हो, ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा हाथ एकदम रुक जाए। थोड़ी बहुत इंजरी है ना, तो आपको पेन फील होता है, क्योंकि पेन जहाँ पे वो ब्रेकेज है, जिन बंडल्स के अंदर एक्टिन मायोसिन ब्रेक हो चुके हैं, वहाँ पे पेन फील होगा। लेकिन बाकी के एक्टिन मायोसिन आपका मसल को काम करने के लिए ठीक रखते हैं कि वो काम कर सके, जरूरत पड़ने पे काम कर सके। ये जो बंडल्स हैं इनके कुछ नाम हैं। देखो, सबसे पहले बहुत सारे एक्टिन्स और मायोसिन्स का जो पहला बंडल बनता है उसका नाम है मायोफिब्रिल्स। बुक में देखोगे देयर इज अ मायोफिब्रिल्स, जो बेसिकली एक्टिन और मायोसिन्स के बंडल्स को बोला जाता है। इन बंडल्स को अगेन बहुत सारे ऐसे बंडल मिलके बनते हैं, तो उन बंडल को बोला जाता है सार्कोलेमा। ऐसे सार्कोलेमा के बहुत सारे बंडल्स मिलके बनाते हैं। नेक्स्ट जो बंडल बनता है सार्कोलेमा के बाद, दैट इज एपिसीजियम। एपिसीजियम उसका ना बीच का वो है, लेयर है। तो बहुत सारे सार्कोलेमास होते हैं, जो सार्कोलेमास मिलकर आपका मसल बेली बनाते हैं। तो सार्कोलेमा में क्या होता है, सार्कोलेमा में बहुत सारे मायोफिब्रिल्स हैं। इस तरह से आपका एक पूरा मसल बेली बनता है, और ये मसल बेली फिर आपका काम करता है। आपके साथ में यहाँ पे एक चीज़ और शेयर करते हैं, वर्किंग ऑफ द मसल। नेक्स्ट पेज पे अगर आप आओगे, वर्किंग ऑफ द मसल में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ डिस्कस करूँगा। और व्हाट आई विल डू इज़ आई विल शेयर अ वीडियो, ठीक है, यूट्यूब वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे, जिसको आप देख के, एनिमेटेड वीडियो को देख के ज़्यादा अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग हो कि मसल काम कैसे करता है। तो अभी आई विल जस्ट शेयर बेसिक कि कैसे मसल काम करता है, वेरी बेसिक। तो गाइस, बहुत सारे जो एक्टिन मायोसिन्स हैं, इसकी प्लेसमेंट कैसे होती है? पहले तो 2 एक्टिन्स होते हैं पतले, 2 एक्टिन्स के बीच में एक मायोसिन रहता है, ठीक है, मायोसिन थोड़ा मोटा होता है। तो 2 एक्टिन्स के बीच में एक मायोसिन है, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन, ठीक है, ये एक नॉर्मल पोजीशन होती है। जब आपके मसल को काम करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना, तो एक्टिन मायोसिन, ये मायोसिन क्या करता है, मायोसिन एक्टिन को पकड़कर पुश करता है अपनी तरफ। पुश करने से ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जब बहुत सारे एक्टिन मायोसिन, आप देखिए बहुत सारे एक्टिन मायोसिन इस तरह से रिलैक्स्ड है, जैसे ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होते ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ काम करना है, ये आपस में जुड़ेंगे, और जुड़ते ही क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो क्या है, जो पहले मसल लंबा था, जैसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो मसल छोटा और पंप में आ जाता है, जिसको बोलते हैं पंपिंग हो गई, कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी आपके एक्टिन मायोसिन सारे रिलैक्स्ड है, एक्टिन्स और मायोसिन दूर दूर है। जैसे आप मसल को ऐसे करते हो, सारे एक्टिन्स और मायोसिन आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है। एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। और कैसे करते हैं, कब करते हैं? जब आपका ब्रेन उनको मैसेज देता है, जब आपका ब्रेन मैसेज देता है कि मेरे को ये लिफ्ट करना है, मेरे को ये हाथ उठाना है, अभी तो मेरे हाथ में कोई वेट नहीं है, तो मैं आराम से कर पा रहा हूँ, तो एक्टिन मायोसिन बड़े आराम से कॉन्ट्रैक्ट हो पा रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मेरे हाथ में डंबल होगा, वेट होगा, उसको थोड़ा ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, एक्टिन मायोसिन की थोड़ी ज़्यादा। और हैवी डंबल दूंगा
तो मेरा जो ब्रेन मैसेज दे रहा है, जो करंट मैसेज एक करंट के थ्रू जाता है, वो करंट और ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा हाई होना चाहिए। वो क्या होता है, डिटर्मिनेशन। हम पूरा जोर आता है, उठाओ उठाओ उठा, पूरा जोर लगा रहे होते हैं, वो करंट यहाँ से भी जा रहा होता है और मसल अपने एनर्जी को भी पूरा प्रॉपर यूज़ कर रहा होता है, पूरी एनर्जी डाल रहा होता है कि एक्टिन मायोसिन आपस में खींच रहे होते हैं एक दूसरे को। मायोसिन एक्टिन को खींचने की कोशिश कर रहा होता है कि वापस वापस पकड़ पकड़ पकड़, धीरे 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 करके पकड़ता है। ठीक है ना। अभी तो पहले पहले नॉर्मल जा रहा था बड़े आराम से, लेकिन जैसे वेट बढ़ाए तो ये मायोसिन एक्टिन को फिर खींचते हैं, पूरा जोर लगा के खींच रहे होते हैं, पूरी एनर्जी चल रही होती है, बॉडी की पूरी एनर्जी लग रही होती है। फिर ये आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है और कॉन्ट्रैक्ट होते ही वो पूरे एक्टिन मायोसिन आपस में जुड़ चुके हैं। जब आप रिलैक्स करते हो, रिलैक्स मोशन में फिर ये धीरे 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 रिलैक्स होते हैं। बट ये तो रिलैक्स हो रहे हैं, अब ये देखो ये रिलैक्स हो रहे हैं, लेकिन रिलैक्सिंग पोजीशन में कौन सा मसल काम कर रहा है, ऑपोजिट। जो ऑपोजिट मसल होता है आपका एंटागोनिस्ट मसल होता है, वो उस टाइम पे क्या कर रहा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है। समझ रहे हो। क्योंकि वो रखने वाली पोजीशन में अब अगर वो दूसरा मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा ना, तो धार से रखा जाएगा एकदम से, क्योंकि ये मायोसिन तो ऐसे अपने आप को सिर्फ ऐसे छोड़ रहे हैं, बट दूसरा मसल उसको धीरे धीरे कंट्रोल करके रख रहा होता है। सो गाइज, मसल का वर्किंग बड़ा एक तरीके से कैसे चलता है, जब आपका करंट मतलब मैसेज ब्रेन से आता है, उस करंट को जब वो मसल में लगता है, मसल में जाता है, तो कुछ सोडियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये आयोन्स होते हैं। ये आयोन्स जैसे मसल में जाते हैं, मसल को एकदम से एक्टिवेट करते हैं काम करने के लिए। और मसल का एक ही काम है, यहाँ तो कॉन्ट्रैक्ट होना या रिलैक्स होना, बस उसको ये आता है। मसल को कॉन्ट्रैक्ट होना होता है या रिलैक्स होना आता है। जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस टाइम पे वो चीज़ को लिफ्ट कर लेगा, और जब लिफ्ट की हुई चीज़ को रखना है तो रिलैक्स होगा। तो मसल का वही काम है, जो ब्रेन मैसेज दे देगा कि भैया लिफ्ट कर, तो लिफ्ट कर देगा, जब कहेगा छोड़ दे तो वो रिलैक्स रख देता है। क्लियर है। सो एक्टिन्स और मायोसिन्स मिलके ये काम अच्छे से करते हैं। तो यहाँ पे ना एक डायग्राम दिया हुआ है, इफ यू सी ऑन पेज नंबर 41 में एक डायग्राम में आपको अच्छे से दिख जाएगा। एक्टिन्स के दो ऊपर और नीचे जो है वो एक्टिन्स है और बीच में मायोसिन है। वॉच दिस, सबसे नीचे वाला डायग्राम जो है, सबसे नीचे जो है ना, दिस वन, अगर आप इसको देखो, ऊपर और नीचे दो एक्टिन्स है, बीच में मायोसिन है। तो एक्टिन और मायोसिन इस तरह से काम करते हैं, आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपस में एक दूसरे के साथ चले जाएंगे और देन दे गेट रिलैक्स, तो बाहर आ जाते हैं। क्लियर है जी। ओके, 2 मिनट का फटाफट से हम ये कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा चैप्टर रह गया। नेक्स्ट बात करेंगे मसल फाइबर क्लासिफिकेशन। हमारी बॉडी में ना 2 तरह के मसल्स होते हैं, एक को बोला जाता है स्लो ट्विच मसल्स और एक को बोला जाता है फास्ट ट्विच। स्लो ट्विच मसल्स कौन से होते हैं और फास्ट ट्विच कौन से होते हैं। स्लो ट्विच मसल्स वो जिनका कॉन्ट्रैक्शन स्लो होता है, कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड स्लो होती है, वो बहुत एकदम से फास्ट कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, वो स्लो धीरे धीरे ही कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए उनको बोला जाता है स्लो ट्विच। सो ये मसल्स किस चीज में काम करते हैं, ये मसल्स काम करते हैं एंड्योरेंस एक्टिविटी। एंड्योरेंस मतलब जो देर तक होने वाली एक्टिविटीज है, जो आप देर तक कर सकते हो एक्टिविटीज, उसमें काम करते हैं। स्लो कॉन्ट्रैक्शन स्पीड होती है इनकी, थोड़ी स्लो होती है। ये मसल्स बेसिकली एरोबिक एनर्जी पे डिपेंड करते हैं। एरोबिक मीन्स उनको हवा चाहिए, प्रॉपर हवा चाहिए, तो वो ढंग से काम करते रहेंगे, एरोबिक एनर्जी। ऐसे ही जो दूसरे हमारे जिनकी हम बात कर रहे हैं फास्ट ट्विच मसल्स की, फास्ट ट्विच मसल्स क्या होते हैं, ये जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फटाफट कॉन्ट्रैक्शन स्पीड तेज होती है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इनकी कॉन्ट्रैक्शन की स्पीड तेज होती है। और ये मसल्स जो है ये ज़्यादातर एनारोबिक कैपेसिटी पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, एरोबिक और एनारोबिक से आपका सीधा मतलब बताता हूँ। हमारा जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी करता है ज़्यादा, जिसको ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए ना, वो मसल ज़्यादा रेडिश होगा, क्योंकि ब्लड वहाँ पे ज़्यादा जाएगा, ब्लड की सप्लाई ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा रेडिश होते हैं। जो फास्ट ट्विच होते हैं ये वाइटिश होते हैं, ये ज़्यादा वाइटिश कलर के होते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही जल्दी फास्ट काम कर लेते हैं, तो यह ज़्यादा वाइटिश कलर के होते हैं। ठीक है, तो स्लो ट्विच विल बी मोर रेडिश और फास्ट ट्विच विल बी मोर वाइटिश कलर के मसल्स होंगे। तो पर्पस क्या होता है, बॉडी में ना बहुत सारे काम हैं
जिनके लिए स्लो टिच ज़्यादा बेटर होता है, कुछ कामों के लिए फास्ट टिच बेटर होते हैं। तो हमारी बॉडी ने बहुत ही इंटेलिजेंट तरीके से अपने आप को बना रखा है कि व्हेन दे रिक्वायर अ स्लो टिच मसल तो स्लो टिच काम करेंगे, जब स्प्रिंटिंग मारना है, तेज भागना है तो फास्ट ट्विच मसल्स काम करेंगे, तो फास्ट ट्विच मसल ज़्यादा आते हैं। ठीक है जी। सो दो तरह के मसल्स आपके काम करते हैं। सो नेक्स्ट बात करते हैं 2 मिनट का जो हमारा लास्ट एक टॉपिक है, डिसऑर्डर्स। मसल्स के डिसऑर्डर्स क्या हैं? तो गाइस सबसे पहले डिसऑर्डर्स में बात करें, मसल स्ट्रेन। कई बार मसल में स्ट्रेन होता है, मसल में हल्का सा ब्रेकेज आ जाती है व्हेन यू गो फॉर वेरी हाई रेपिटेशन में जाते हो या बहुत ज़्यादा। हाँ प्रिंस बोलिए। जो आपने स्लो ट्विच मसल बताया, ये तो एंडोरेंस में काम करता है जी। और जो फास्ट ट्विच मसल है ये किस में काम करता है? जैसे फास्ट ट्विच, जैसे स्प्रिंटिंग वगैरह होते हैं ना, फास्ट एक्टिविटीज करने वाली चीज़ें होती हैं उसमें। ओके, ठीक है। सो डिसऑर्डर में होता है एक मसल स्ट्रेन। मसल स्ट्रेन कई बार होता है ना, एक्सरसाइज करते थे यार पेन आ गया एकदम मसल में, वो क्या होता है हल्का फुल्का कहीं मसल आपका ब्रेक हो गया, तो मसल स्ट्रेन कुड बी इजीली, उसमें आपको रेस्ट देना है मसल को, प्रॉपर रेस्ट के साथ उसको थोड़ा हीट देना है ताकि वहाँ पे ज़्यादा ब्लड का फ्लो आए। ज़्यादा ब्लड का फ्लो आएगा तो उससे क्या होता है, मसल जल्दी रिकवर करता है। मसल डायट्रॉफी होता है कि मसल का साइज गिरना। ये ना कुछ प्रॉब्लम ऐसी है जो आई थिंक हेरिडेटरी या किसी और रीजंस की वजह से आती हैं, ये जनरली ऐसे जिम में नहीं होती। तो मसल डायट्रॉफी मीन्स उस इंसान का मसल वीक है और मसल का साइज गिरता है। तो मेन जो आपको काम आता है ना, मसल स्ट्रेन या क्रैम्पिंग, जो जिम के अंदर क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं लोगों को। क्रैम्प किस लिए आता है? जब वाटर लेवल लो होता है, जब आपका बॉडी में सॉल्ट्स, वाटर लेवल लो होने से क्रैम्प्स आते हैं, मसल ठीक से काम नहीं कर पाता, अटक जाता है, उसको पूरा प्रॉपर मिल नहीं पा रहा है, सॉल्ट्स नहीं मिल पा रहे, करंट नहीं मिल पाता, तो नहीं काम कर पाते। तो क्रैम्प्स के लिए भी बेस्ट चीज़ है टू हाइड्रेट योर सेल्फ, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स, सॉल्ट्स वगैरह लेने हैं। और स्ट्रेन के लिए सेम टाइम टेक रेस्ट। उस टाइम पे जहाँ पे स्ट्रेन आता है उसको मसल को बार बार ना ऐसे नहीं करना, ठीक है। सो गाइस, ये कुछ डिसऑर्डर्स मसल्स के होते हैं जिसकी वजह से हमारे मसल्स में पेन और बात करें तो पेन वगैरह आ सकती है। तो इनको आपको ट्रीट करने के लिए यू हैव टू गिव देम रेस्ट एंड टेक प्रॉपर ट्रीटमेंट। सो इसी के साथ हमारा मस्कुलर सिस्टम चैप्टर ख़त्म होता है एंड विल कंटिन्यू विद नेक्स्ट टॉपिक्स इन द नेक्स्ट वीडियोस। सो सी यू ऑल गाइस एंड आई होप आपको ये वीडियोस, आपको ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं। सो जस्ट सब्सक्राइब द चैनल एंड गिव अस अ लाइक। थैंक यू।